नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने दोबारा मौका दिया। सर जय हिंद, वंदे मातरम। सर ये जो महादेव सट्टेबाजी वाला ऐप है, अब तो उसके चक्कर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी आ गए हैं। अंजू जी अभी तक क्या क्या खुलासे हो ये देखिएगा, और किस तरीके से इन्होंने मोहपाश और सपनों का निर्माण करके ये दो जो बड़े शातिर दिमाग करके व्यक्ति हैं, एक सौरभ चंद्राकर और दूसरा इनका सहयोगी रवि उप्पल। इनकी सिर्फ जूस फैक्ट्री नाम की एक दुकान थी सौरभ चंद्राकर की, और कोविड टाइम में अंजू जी इन्होंने सोचा कि कोई बड़ा काम करना है, तो इन्होंने 30 जगह जूस फैक्ट्री नाम के जो जूस फ्रूट जूस बनाने के थे वो उन्होंने लगा दिए, लेकिन उसमें भी दहाई सैकड़ा हजार की ही आमदनी थी। ये चाहते थे कोई बड़ा काम करना। तो ये जो पहले जो हजरत हैं आपके सौरभ जी, ये सौरभ जी ने क्या किया कि ये पहले सट्टा लगाते थे रियल टाइम। तो सट्टे के थोड़े ये आदी थे, इनको प्रैक्टिस थी कि सट्टा जो है इसमें पैसा कमाया जा सकता है। तो लॉटरी बेटिंग और सट्टे का लेकर के इन्होंने महादेव बेटिंग ऐप एक बनाया, और कोरोना के टाइम पे इन्होंने छत्तीसगढ़ में, आप बताइए कितने मेंबर इन्होंने शामिल कर लिए छत्तीसगढ़ में। इन्होंने 50 लाख मेंबर शामिल कर लिए अपने महादेव ऐप में। और अब आप देखिए कमाई का जो ये मॉडल है कितना शातिर दिमाग का है। इनके 30 सेंटर भी है छत्तीसगढ़ में, जिसको कहते हैं कि ब्रांच ऑफिस। और अंजू जी इन्होंने जो मॉडल बनाया उसमें यह था कि ये जो खेल है आपका, चाहे तीन पत्ती हो, चाहे रमी हो, चाहे बैडमिंटन हो, कैरम हो, क्रिकेट हो, इस चीज को लेकर के बेटिंग भी और सट्टा दोनों का काम था। और 50 रुपए से लेकर के 5,000 की बाजी खेली जाती थी। लेकिन इन्होंने सॉफ्टवेयर में ऐसी छिड़खानी कर दी थी कि इसमें एक दो दफा तो छोटी मोटी जीत प्लेयर की हो सकती थी, लेकिन अंततः गत्वा वो सॉफ्टवेयर किसी को जीतने ही नहीं देता था, कमर तोड़ लेता था। तो एक तरफ तो अंजू जी उन्होंने एक लत लगा दी जुआ खेलने की, जो कि एक अपने में एक नशा है। छोटी मोटी जीत हो गई तो आपके जो है हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन वगैरह सिक्रीट होने लगे। फिर आदत पड़ गई, जब आदत पड़ गई आदमी हारता जाता था, हारता जाता था, हारता जाता था। और जैसे ऊंट है वो बबूल का कांटा चबाता है, उसी के मुंह का खून निकलता है, वो समझता है कि खून किसी और जानवर का है, दरअसल वो अपना ही खून पीता है ऊंट। यही हाल हमारे इन बच्चों का, युवाओं का, बुजुर्गों का हुआ जो महादेव ऐप के शिकार हो गया। अब ये जूस बेचने वाले की हैसियत क्या है अंजू जी ये बताइए। सौरभ जी की हैसियत क्या है? 20,000 करोड़। आप पति पत्नी इतनी मेहनत करते, मैंने जिंदगी भर इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, 3 बार गोली लगी, और मेरी पूरी हैसियत जब मैं रिटायर हुआ 77 लाख रुपए मुझे मिले। जीपीएफ पूरा ग्रेचुटी वगैरह मिला के मेरे ड्यू 77 लाख थे, 1 करोड़ नहीं था। इसकी रोज की 200 करोड़ की आमदनी और 20,000 करोड़ की इसकी माली हालात। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अपराध ने इनके ऊपर, इनके बाद देखो मोहपाश इन्होंने किया, लेकिन ये अपराध से कितने ग्रसित थे। इनकी अभी शादी हुई फरवरी में दुबई में हजरत की, सौरभ साहब की। आप बताएं उस शादी में कितना खर्च हुआ होगा? 200 करोड़। 200 करोड़। और शादी में कौन गया जी? 200 करोड़। उस शादी में गए तमाम फिल्म स्टार। एक तो इनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे रणबीर कपूर और कपिल शर्मा जी, ये तो इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। और शादी में मुझे बताया जाता है कि तमाम फिल्म स्टार्स, ये टाइगर श्रॉफ एक कोई फिल्म स्टार है, कोई नेहा कक्कड़ करके कोई है, क्योंकि मेरी लाइन नहीं है इसलिए मुझे इसका अंदाज नहीं है, लेकिन नेहा कक्कड़, अच्छा टाइगर श्रॉफ एक है, कोई भाग्यश्री है। तो इस तरीके के लोगों ने जाकर के शादी में शोभा बढ़ाई। चार्टर फ्लाइट से नागपुर से दुबई लोग गए। यहां हम लोग कहीं जाते हैं तो सोचे भाई जरा कार से चले जाएं तो शायद एयरफेयर से बच जाएगा, एयरफेयर से भी अगर है तो ट्रेन से चले जाएंगे। यहाँ फैमिली की फैमिली, नचनिए के नचनिए, तबलची के तबलची सब चार्टर फ्लाइट से गए। शादी में खर्चा बताते हैं 200 करोड़ का हुआ था। सारे फूल, इनविटेशन, इवेंट मैनेजर्स, नाच गाना, वो सब। और यहां से मसालची, बावर्ची और खाने पीने वाले तो मैं समझता हूं दुनिया भर से गए होंगे। बताया ये जाता है कि मुंबई से तो गए ही थे, और जहां जहां से जा सकते थे वो भी गए। अब हम आते हैं बात इसके ऊपर कि अभी ये क्या एक टर्न लिया इसने।
महादेव ऐप के बारे में तो आपके साथ मैं एक शो कर चुका हूं, आपने बिल्कुल। ये देखा होगा कितना बड़ा इनका मायाजाल था। लेकिन हुँ, अभी जो सनसनीखेज डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ये एक शुभम सोनी करके महादेव ऐप का एक एग्जीक्यूटिव है। हुँ, इसके कम्युनिकेशन, आपका जो एक कुरियर पकड़ा गया है असीम दास और शुभम के ईमेल एक्सचेंजेस हैं। ईमेल एक्सचेंजेस के साथ लेन देन का भी मामला है। और इसके पास से ये अंदाज बताइए कि अभी ईडी ने कितना बरामद किया। 5.08 करोड़, 5.08 करोड़ रुपए असीम दास के पास। हुँ, असीम दास एक कुरियर है, उसने ये कहा हमको ये किसी बघेल के यहां पहुंचवाना था, किसी बघेल के यहां। ईडी भी यही कह रही है कि अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पूरा प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हुँ, मामला छत्तीसगढ़ का है। मामला आज पहला राउंड चुनाव के 3 दिन पहले का है। हुँ, और अगर बघेल है तो जितने भी बघेल हैं उनके बारे में जांच होगी। अब आप कहेंगे कैसे पता लगेगा कि ये कौन से बघेल हैं? तो हुँ, काम इतना दुष्कर नहीं है। कौन से बघेल हैं? वही बघेल है, मैं और नहीं है, तो वही बघेल हैं जिन्होंने पहले प्राप्त किया था। वही बघेल हैं जिनको पहले पैसा गया था। वही हुँ, बघेल हैं जिनके संपर्क सूत्रों की जानकारी असीम दास के पास है। वही बघेल हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी इसी सोनी ने इसको असीम दास को दी थी, शुभम सोनी ने। हुँ, तो अंजू जी ये तो तुरंत पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ईडी खुद ही कह सर रही है। हुँ, जी, ईडी खुद ही कह रही है कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सर जी, ईडी आप भी कुछ कह पूछ रहे रही। थे। हाँ, सर आपको याद होगा कि जब हमने पिछली बार भी इस पर शो किया था, तब भी ये बात आई थी कि जो बघेल हैं, इनके कुछ सेक्रेटरी वगैरह हैं, उनके साथ सौरभ के रिश्ते थे, वहाँ पर भी पैसे का लेन-देन हुआ था। उस वक़्त ही ये लग रहा था कि इस शख्स के तार सीएम तक पहुँचेंगे, पहुँचेंगे और अगर असीम के ज़रिए खुलासा हो रहा है, तो बहुत से लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि बघेल कौन है भई? ये तो नेचुरल कंक्लूजन है, लेकिन हम लोग, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है, हम लोग कयास नहीं लगाते हैं। हुँ, हम लोग साक्ष्य और एविडेंस के ऊपर बात करते हैं। अभी जितना एविडेंस ये है, किसी बघेल को देना था हुँ, 5 करोड़, या इसके पहले जो बता रहे हैं कि 500 करोड़ दिए हैं, तो जाहिर है कोई बघेल मूंगफली वाले को तो देंगे नहीं, हुँ, बघेल छोले भटूरे वाले को तो देंगे नहीं। 500 करोड़ और 5 करोड़ जिसको दिया जाएगा वो बघेल कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति होगा। कौन सा बिल्कुल। बघेल है? ईडी खुद कह रही है अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसको कहते हैं यूआई, इन्वेस्टिगेशन कर ले। लेकिन मैंने आपसे बताया ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके पहले कहां कहां पैसे डिलीवर हुए, किसको दिए गए, और जरा सा ईडी के सामने और पुलिस के सामने जरा सी सख्ती हुई, वो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड और टेप ऐसा बजने लगेगा, वो पता लग जाएगा। ये बेशक न मालूम पड़े कि किस तरीके के नोट थे, किस डिनोमिनेशन के थे, लेकिन कब कहां किसको दिए गए ये बात छुपने वाली नहीं है। और ये बड़ा सनसनीखेज मामला है। आप हुँ, ये देखिए किसी की हैसियत 2000 करोड़ तक पहुंच जाती है, जो किसी की हैसियत ये है कि 200 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है, अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए फूक रहा है, और किसी को 500 करोड़ दे रहा है। अच्छा, 500 करोड़ अंजू जी, आपने पूछा क्यों देगा कोई? हुँ, आखिर पूरा इसका ताना बाना व्यापार का छत्तीसगढ़ से चल रहा, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं। बिल्कुल। महादेव ऐप के 30 दफ्तर छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। हुँ, और इसके आधार के ऊपर जितना भी आपको सुरक्षा मिली है, जो हुँ, प्रोटेक्शन मिला है, जो आपके 50 लाख मेंबरान हैं, जो आपके 30 केंद्र चल रहे हैं, वो सब छत्तीसगढ़ में है। तो अगर छत्तीसगढ़ में है तो बिना सरकारी सहूलियत, बिना सरकारी प्रोटेक्शन, बिना हुँ, सरकारी आवरण और सुरक्षा के ये ताना बाना, ये साम्राज्य चल नहीं सकता है। और अगर अंजू जी ये साम्राज्य चला है तो इसके पीछे एक ही कारण है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी सौरभ और रवि उप्पल को ये लाभ पहुंचाए, और ये रवि और सौरभ इन किसी को राज्य सत्ता में किसी शीर्षस्थ व्यक्ति को लाभ पहुंचाए। और तो और अंजू जी, मैं आज देख रहा था कि आज यूट्यूब पे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आ रहा था। हुँ, प्रधानमंत्री जी ने तो खुल करके नाम लिया, खुल करके नाम लिया, और खुल करके नाम ही नहीं लिया, उन्होंने कहा ये कुंसित अपराध
छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है, जिसमें लोग बर्बाद हो गए हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिसमें लोग आत्महत्या की तरफ उत्प्रेरित हो रहे हैं, इस पाप का भागीदार और महादेव के पवित्र नाम को बदनाम करने का ये जो पाप हुआ है, उसके लिए छत्तीसगढ़ का वही राजनेता है जिसके नाम पे 508 करोड़ रुपए की धन उगाही की गई और उसको पहुंचाने का दावा किया गया है। ये अंजू जी आप नहीं कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री का आरोप है। और प्रधानमंत्री कोई आरोप हवा में तो देंगे नहीं, उसके पीछे कोई कारण होगा, ईडी का अनुसंधान होगा जो आप तक हमारे तक नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री तक तो पल पल की खबर रहती है, जो अपडेट्स होते हैं। और अगर इतनी गंभीर कोई बात है, किसी शीर्षस्थ राजनीतिक व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है 100-200 रुपए में नहीं, 1000-2000 में नहीं, लाख 2 लाख 10-20 करोड़ में नहीं, अगर 508 करोड़ की बात है तो अंजू जी ये दुख और चिंता का विषय तो है ही है बिल्कुल कि हमारी सत्यनिष्ठा, हमारी जो लोकतंत्र को में घुन लग रहा है, दीमक लग रहा है, हमारे लोकतंत्र के पूरे ताने बाने में अगर रसातल में कोई ले जा रहा है तो ईडी शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और इस तरीके से जो आर्थिक अपराध हो रहा है सैकड़ों हजारों करोड़ का, आपको अंजू जी एक बिंदु बताना भूल गया था कि अभी इनकी शायद 450 करोड़ की संपत्ति कई जिलों में ईडी ने अटैच कर ली है। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। आखिर ये 4 साल में आप ये देख ले, 4 साल में क्या, आप अपनी सर्विस रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं अपने सर्विस रिकॉर्ड देख लूं, 4 साल में छोड़ दीजिए, हम लोगों के टोटल एसेट्स 1 करोड़ तक नहीं पहुंचते, 40-40 साल नौकरी करने के बाद नहीं पहुंचते। और ये 4 साल में 470 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई, 508 करोड़ देने की बात आई, 2000 करोड़ की जी 200 करोड़ की रोज की इनकी आमदनी, और जी और शादी में 200 करोड़, और 2000 करोड़ की तो अभी संपत्ति इनकी आइडेंटिफाई हो चुकी है कि इनकी माली हालात सौरभ की इतनी है 2000 करोड़। और ये 4 साल में इनकी उम्र कितनी है? 28 साल। 28 साल में अंजू जी एक आईएएस आईपीएस अफसर की तनख्वाह मुश्किल से 50-60 हजार 55 हजार होती है आज की तारीख। हमारे टाइम में तो 400 रुपए थी, आईपीएस की 400, आईएएस की 450, 28 साल की उम्र में। खैर वो बात बड़ी पुरानी हो गई, लेकिन आज का भी आईएएस अफसर लाखों में नहीं शुरू करता है, इतने में शुरू करता है। सर ये बताइए कि ये मामला जो है इसको अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ईडी के हर मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर जब शिकंजा कसता है तो वो राजनीति से जोड़ देते हैं कि ये तो देखिए चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ईडी को भूपेश बघेल के पीछे लगा दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से इस तरह की टीका टिप्पणी आ रही है। अगर हम दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम की बात करें तो उनका नाम भी जब से शराब घोटाले में आया है, ईडी ने समन भेजा है, वो भी यही राग अलाप रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो कैसे देखा जाए, हर बार ही ईडी पर यह आरोप लगाकर बच सकते हैं क्या राजनेता? अंजू जी, चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे प्रवर्तन निदेशालय, किसी को भी आप कह लें, जब आरोपी होता है, ऐसा आरोपी विश्व में ढूंढना मुश्किल है जो ये कह दे हाँ मैं दोषी हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं प्रायश्चित करूंगा। आरोपी दबंगई से आज मूंछ पे मलाई लगा करके मूंछ पे ताव दे कहता है मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और मुझसे ज्यादा पाक और साफ इंसान न कोई पैदा हुआ है न होगा। मैं हाथ में गंगा जली लेकर कहता हूं जो मैंने कभी की जिंदगी में 1 रुपया भी रिश्वत में लिया है। बातें सुन लीजिए इनकी चने की झाड़ में चढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप पाक और साफ हैं, अपना स्टेटमेंट दिखा दीजिए, वो ऑडिट हो जाएगा, उसका सर्वे हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा और आप पाक साफ हो जाएंगे। चुनाव तो यहाँ इस देश में 12 महीने कोई ना कोई चुनाव होते ही रहते हैं। ऐसा दिन कोई ना आए जब चुनाव या आदर्श आचार संहिता न लगी हो, तब आप कहिए। तो आप कहते हैं कि निर्वाचन के दौरान विवेचना न हो, आप सिर्फ कहिए ऐसा कोई छूट संविधान में या लॉ बुक में सीआरपीसी में नहीं है जिसमें कह दे कि जब चुनाव हो तो ईडी सीबीआई पुलिस अपनी विवेचना नहीं करेंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि जब चुनाव घोषित हो जाए तो और ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, कैश के मूवमेंट पे नियंत्रण होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश है कि पुलिस प्रशासन, ईडी और समस्त इनकम टैक्स के ऑफिसर्स, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज के सुनिश्चित करें कि शराब, पैसा, खासकर कैश, इसका आवागमन निर्वाचन क्षेत्र न हो। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि निर्वाचन आ गया है इसलिए हमें, इतने ही बड़े आप सूरमा हैं,
अपनी सफाई कोर्ट में दीजिए और वकील लगा करके आप कोई स्टे ले लीजिए, कोई रिलीफ मांग दीजिए, वो कोई नहीं करेगा। लेकिन झूठे दावे। अब आपकी बात आते हैं दिल्ली के हमारे जो है कट्टर बचन ईमानदार बहादुर सीएम। साहब को, कट्टर ईमानदार और मफलर मार और हवाई चप्पल मार का जो ईमानदार थे, उनकी ईमानदारी तो उनके मकान को देख लीजिए, शीश महल जिसको कहा जाता है। वचनम किम दरिद्रता, बातों सुन लीजिए 9 लाख की सबकी। आप उनका मकान देख लीजिए और हवाई चप्पल वहां दो होना चाहिए, एक गेट के ऊपर हवाई चप्पल की फोटो और एक गेट के दूसरे के ऊपर मफलर की फोटो और टेम्पो के ऊपर चलने का स्वांग। ये नाटक नौटंकी आप समझते थे कि गांधी जी का अवतरण आप हुए हैं। वास्तविकता जनता के सामने ऐसी नग्न होकर के आई है, सब समझ गए हैं कि नस नस में भ्रष्टाचार धसा हुआ है। और तब भी उन्होंने कहा था, उनके एक मंत्री जैन साहब हैं, एक उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं संजय सिंह, और इस तरीके के पता नहीं कितने और जाने की तैयारी में है। क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेल अंजू जी, क्राइम में, चोरी डकैती में, कत्ल में, तो ये आदमी बचने के कुछ रास्ते रहते हैं, लेकिन कुशल विवेचक हो उसमें नहीं बच सकता है। लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स में चूंकि सारा साक्ष्य और एविडेंस डॉक्यूमेंट्री होता है, फाइनेंशियल ट्रेल होता है, जबानी साक्ष्य होता है, जिसने दिया वो भी कह देगा हाँ साहब मैंने इनको दिया है। जैसे एक और सांसद के बारे में ये अभी चर्चा चल रही है, उसका फिर कभी जब हम लोग शो करेंगे तो बताएंगे। अरे जब तोहफे ले रही थी आप, तब आपने नहीं सोचा था कि बात खुलेगी? एक आपने जब तोहफे ले रही थी तब आपने नहीं सोचा था कि इसकी बात खुलेगी, और खुलेगी तो एक एक वाउचर, एक एक रसीद, एक एक एयर टिकट, एक एक होटल का बिल सामने आएगा। ये सब चीजें कैसे जुटला सकते हैं? वहां होटल की सीसीटीवी और जिस तरीके के तोहफे लिए गए, जो उनकी डिलीवरी, जो गारंटी कार्ड बनता है। और ये शातिर दिमाग के लोग ऐसा करते हैं, जब तोहफे देते हैं तो तोहफे में नाम भी उसी का दिखा देते हैं। देते वक्त तो हर कुछ सामान्य है, उनका ये गारंटी कार्ड आपके नाम से बना है। हकीकत ये दुकान में तो मैं गया ही नहीं, गारंटी कार्ड मेरे नाम से बना, मेरी ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं 10 लाख की वो घड़ी खरीद लूं। तो ये जब विवेचना होती है, इनका कोई जवाब नहीं है। और जब जवाब नहीं है तो एक जवाब है, चूंकि मैं इस बिरादरी का हूं मुझे निशाना बनाया जा रहा है। एक विकलांग तर्क एक ये होता है, चूंकि मैं इस बिरादरी का हूं। दूसरा विकलांग तर्क ये होता है अंजू जी, चूंकि निर्वाचन चल रहे हैं तो कब क्या करें, कर्फ्यू लगा दें, इमरजेंसी लगा दें, तब विवेचना करें। वो दिन, वो सुख मिलने वाला किसी को नहीं है। न कर्फ्यू लगेगा, न इमरजेंसी लगेगी। विवेचना ऐसी पारदर्शी होगी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, बड़े बड़े सूरमा आए और बड़े बड़े वकील किए, लेकिन सिर्फ शासन प्रशासन को 2+2=4 सिद्ध करना था। आपको सिद्ध करना था 2+2=59। वो आप 100 साल नहीं कर सकते, आप 100 साल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप चारों खाने जब चित हुए तो आप ये विकलांग तर्क दे रहे हैं, लचर तर्क दे रहे हैं, धूर्तता के तर्क दे रहे हैं, चूंकि निर्वाचन है, चूंकि मैं इस बिरादरी का हूं। अरे बिरादरी का आप हैं तो किसने अधिकार दे दिया डकैती डालने का? निर्वाचन हो रहा है तो क्या जांच नहीं होगी? संविधान में संशोधन करा दीजिए, आप तो बड़े पहुंच वाले हैं। नहीं कराएंगे, इनका सामर्थ्य नहीं है। और हमारे संविधान बनाने वालों ने, जिन्होंने सीआरपीसी लिखी है, जिन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस फ्रेम किया है, वो जानते थे कि निर्वाचन की आड़ में जो डकैती डालते हैं, अपराध करते हैं, वो इसका बचाव का रास्ता न बना ले अंजू जी। सर, इस मामले का जो भूपेश बघेल के इर्द गिर्द का मामला है, इसका आपको क्या रेपरकशन लगता है? आपको लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई ईडी कर सकती है? क्योंकि सबूत अगर उनको मिल रहे हैं, मनी ट्रेल मिल रहा है, सामने वाला कह रहा है मैंने पैसे दिए हैं, और 500, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 508 करोड़ जिसको दिए होंगे वो भी तो बहुत बड़ी हैसियत वाला होगा ना, किसी छोटे मोटे को तो मिले नहीं होंगे। तो आपको लग रहा है कि इस एक बड़ी मतलब कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है ये मामला ईडी की तरफ से? अंजू जी, इससे ज्यादा संगीन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे ज्यादा संगीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी रिश्वत की बात, किसी पे आरोप भी लगाना। आप बड़े ऊंचे पदों पर आप भी रही हैं, आप कई चैनलों में शीर्षस्थ जो पद है आप उस पर रही हैं। आप पे कभी किसी ने आरोप लगाया? मेरे ऊपर तो भी नहीं लगाया किसी ने। आदमी देख करके आरोप लगता है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि मुझे अपने चरित्र पे घमंड है, और कोई बता दे कि अगर मैं किसी का, मैं गुनहगार हूं किसी चीज का, मैं गुनहगार हूं या आप गुनहगार हैं। और अगर आप गुनहगार होती तो आज आपको काम करने की जरूरत थोड़ी थी, आप भी कहीं जाकर के डेलहाउसी में या लंदन में कहीं जाकर ठाट से रहती। लेकिन नहीं, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, इसलिए कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। लेकिन अगर उंगली उठी है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर उठी है, इसके बड़े दूरगामी भयावह परिणाम हो सकते हैं। और आज की जनता वो नहीं है।
आपका प्रोग्राम गया, 24 घंटे में सारी दुनिया जान जाएगी कि कौन कितने पानी में है। आरोप अगर 508 करोड़ का लगा है, फाइनेंशियल ट्रेल दिखाई पड़ रहा है, आरोप कोई और नहीं, देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कह रहा है, उसकी क्या साख और क्या मुंह रह जाएगा जनता के सामने कुछ मांगने के लिए या वोट मांगने के लिए। और जनता भी अगर एक दफा, लाइक सीजर्स वाइफ, वन शुड बी बियॉन्ड रिप्रोच, कोई शक की उंगली भी नहीं उठनी चाहिए व्यक्ति की चरित्र पर, तब वो है कि माता पिता गुरु का जब समावेश होता है, तब उस संवैधानिक पद पर जाने का व्यक्ति अधिकारी होता है। अगर ऐसे आरोप लगे हैं, पहले देख लीजिए आप, ऐसे आरोप लगते थे और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा अगर बात आती थी तो आदमी पहले इस्तीफा देता था कि जब मामला साफ हो जाएगा, जब मैं बेदाग हो जाऊंगा, तब मैं दोबारा किसी पद की शोभा बढ़ाऊंगा। लेकिन आरोप के चलते नैतिक अधिकार नहीं रहता है संवैधानिक पद पर बने रहने का। अंजू जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। लेकिन ये जमाने तब थे जब लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे महामानव थे। जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो रेलवे मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। आज तो यह है, जब आरोप पत्र लग जाए, न्यायालय से सजा सुना दी जाए, और जब हम सुप्रीम कोर्ट से भी सजा हो जाए और राष्ट्रपति के यहां से भी हमको वो माफीनामा जो है अस्वीकार हो जाए, यानी 30 साल तक हम जनता की छाती पे मूंग दलेंगे इसी तरीके से। सर, ये जितने भी ऐप्स हैं, ये महादेव ऐप तो पकड़ में आ गया, लेकिन ऐसे तो कितने सारे ऐप हैं। हम लोग हर रोज एड्स भी देखते हैं, उस पर एड्स आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उसमें ऐड देते हैं, और गांव देहात के ऐसे लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। तो उस दिशा में भी तो कोई काम होना चाहिए कि इस तरह के ऐप्स पर पूरी पाबंदी लग जानी चाहिए। ये हमारे देश में तो सट्टा खेलना लीगलाइज नहीं है, तो ये सट्टेबाजी ही तो है। तो इसको लेकर भी तो आपको लगता है कि सख्त नियम कायदे होने चाहिए। ये फिल्म स्टार्स जो इसकी पब्लिसिटी करते हैं, इसके कैंपेन में जुड़ जाते हैं, इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है या नहीं? बिल्कुल बनती है। रणबीर कपूर ने बिना सोचे समझे जुआ और सट्टे को अगर इन्होंने प्रमोट किया, उनकी भी जिम्मेदारी है। इसीलिए रणबीर कपूर को भी ईडी ने बुलाया है, कपिल शर्मा को भी इसीलिए बुलाया है। आपने बिल्कुल सही कहा अंजू जी। इन एप्स का, मैं ये तो जुए के जो एप्स हैं, सट्टे के जो एप्स हैं, वो जो हमारे घुन की तरह हमारे बच्चों को, क्या है, किसी ने ठीक ही कहा था, क्या बताएं सर, ये जो 1.5 और 2 GB मुफ्त का ये जो डेटा मिल रहा बच्चों को, सुबह उठते ही ये भारत जाग जाता है। कहां जाता है? इस तरीके के जुआ के ऐप में। जब जुए से फुर्सत मिली तो डेटिंग एप्स में आ जाता है, डेटिंग एप से फुर्सत मिली तो ये आता है चाइनीज लोन एप्स में। और ये सब वन वे ट्रैफिक टू डिजास्टर है अंजू जी, चाहे चाइनीज लोन एप्स हो या डेटिंग एप्स हो, या आपके जैसे ये होगा एलविश यादव साहब का ये जो रेव पार्टी एप्स हैं। हाँ, ये एप्स जो है, ये 1.5-2 GB हमारे युवाओं को, मेरा अपना पेरेंट्स को परामर्श होगा, बच्चे क्या देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उनकी पॉकेट मनी निर्धारित कीजिए, अनावश्यक खर्चे न होने दें। अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं तो उस पर निगरानी रखें, क्योंकि 4-5 चीजें, ये रेव पार्टीज, ड्रग्स, महादेव ऐप की तरह जुआ, डेटिंग एप्स के जरिए शराब और अय्याशी, और इस तरीके के धोखे सट्टे की बातें, और ये जो गेम आते हैं ये इस तरीके की जिसमें बच्चा जो है सुसाइड तक करने पे वो हो जाता है, उन ऐप से हमारे बच्चों को बचाएं। आपने सही कहा। और जो लोग सेलिब्रिटीज इनको प्रमोट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो प्रमोट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी उत्प्रेरण करने का 120 भी आईपीसी के अंतर्गत उनके ऊपर भी उसी जुर्म के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। अंजू जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आप देखते हैं, कम से कम महादेव ऐप में अगर शिकंजा कस रहा है किसी बड़े राजनेता पर, छत्तीसगढ़ के सीएम पर 508 करोड़ रुपए दिए जाने का खुलासा हो रहा है, तो देखते हैं कि ईडी कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और इसका क्या अंजाम होता है। लेकिन ये मामला एक नजीर होना चाहिए सट्टेबाजी के ऐप से जुड़े लोगों के लिए। ऐसी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो इस ऐप से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर वो सौरभ वगैरह जिन्होंने ये ऐप बनाया है और कितने लोगों को लूटा है सर। इसलिए उनके खिलाफ जो सजा होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोगों के लिए सबक बने। आपने इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला मेरे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।